नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है उसके अंदर पहले क्लास में अपन ने 50% देखे थे, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन नंबर 51 से जो क्वेश्चन नंबर 100 तक हैं वहाँ के क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों तक शेयर करना। PDF के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना आलिया एग्जाम क्विज के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग 1983 के द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, सबसे पहले तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 155। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है कि सरकारिया आयोग 1983, ठीक है। सरकारी आयोग 1983। तो सरकारी आयोग इसके अध्यक्ष थे कौन? रणजीत सिंह सरकारिया। कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। अब देखिए, इनके कथन यहाँ पर दिए हैं और आपको असत्य बताना है, ठीक है। तो पहला है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए। पहले तो कि जो राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त होगा वह उस राज्य का नहीं होना चाहिए। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक रूप से अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। तो ये भी सही है कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें मुख्यमंत्री की सलाह को संवैधानिक रूप से अनिवार्य घोषित किया जाना चाहिए। तो पहला दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि भविष्य में राज्यपाल को कोई लाभ का पद प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। भविष्य में राज्यपाल को कोई भी लाभ का पद प्रदान नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है इस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत होगा। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो चौथा है ये क्या है? असत्य कथन है। बाकी 3 कथन जो है राज्यपाल के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। वापस असंगत कथन देखना है। पहला है कि राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार लेने वाले पहले राज्यपाल। देखिए, अतिरिक्त कार्यभार लेने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। ये स्वरूप सिंह थे, ये UPSC के सदस्य भी रह चुके हैं। कहाँ के? UPSC के सदस्य। और ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रह चुके हैं? तो कुल है यहाँ पर 9, ठीक है। पहला स्वरूप सिंह है, दूसरा है धनिकलाल मंडल, तीसरा है कैलाशपति मिश्र जो गुजरात के राज्यपाल थे, ठीक है। स्वरूप सिंह गुजरात के राज्यपाल, ये प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे। दूसरा जो धनिकलाल मंडल हैं ये हरियाणा के राज्यपाल थे। कैलाशपति मिश्र तीसरा जो गुजरात के राज्यपाल थे। चौथा है TV राजेश्वर जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। पाँचवा MR किदवई जो हरियाणा के राज्यपाल रहे। छठा रामेश्वर ठाकुर जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। 7 नंबर में प्रभा राव जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रही। 8 नंबर शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल और राम नाईक 9 नंबर राम नाईक जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो ये अतिरिक्त प्रभार वाले जो राज्यपाल की संख्या कितनी है? 9। और प्रथम यहाँ पर पूछा है पहले राज्यपाल, तो पहले है स्वरूप सिंह। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। दूसरा है कि राजस्थान में प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लागू किया था उसमें राज्यपाल कौन थे? ठीक है, राष्ट्रपति शासन जब लगा था तो राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो कौन थे? संपूर्णानंद। कब लगा था पहली बार? 13 मार्च 1967 में लगा था, ठीक है। 1967 में लगा था ना राष्ट्रपति शासन, जो 26 अप्रैल 1967 तक ये सबसे कम समय था, ठीक है। पहला सबसे कम समय तक लगा था 45 दिन का। इसमें राज्यपाल थे संपूर्णानंद, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। कारण क्या था? चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इस कारण से पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। संपूर्णानंद यहाँ पर क्या थे? राज्यपाल। दूसरी बार स्वतंत्र में लगा था और वेदपाल त्यागी यहाँ पर राज्यपाल रहे थे। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी रहे थे और BD जत्ती जो हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। तीसरी बार 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था। रघुकुल तिलक तो राज्यपाल थे, ठीक है।
और मुख्यमंत्री कौन था? भैरों सिंह शेखावत। और नीलम संजीव जो रेड्डी हैं वो रहे थे राष्ट्रपति। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 से 1993 के मध्य। और एम चन्ना रेड्डी तो राज्यपाल रहे थे और भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री और शंकर दयाल शर्मा ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। तीसरा ऑप्शन है, यानी ये दूसरा भी सही है। तीसरा है कि राजस्थान के राज्यपाल जो द्वितीय लोकसभा में उपाध्यक्ष रहे और तृतीय लोकसभा में क्या रहे? अध्यक्ष। कौन थे? रघुकुल तिलक। तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा फिर? इसमें आ जाएगा हुकम सिंह। ठीक है, कौन आएगा? हुकम सिंह। यहाँ पर आ जाएगा हुकम सिंह। हुकम सिंह जो राज्यपाल द्वितीय लोकसभा में उपाध्यक्ष रहे थे और तृतीय लोकसभा में क्या रहे? अध्यक्ष। कौन थे? हुकम सिंह। एक और था बलीराम भगत और तीसरा था शिवराज पाटिल। ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बलीराम भगत और शिवराज पाटिल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हुकम सिंह जो उपाध्यक्ष भी रहा था और तृतीय लोकसभा में अध्यक्ष रहा था। तो ये तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? गलत दिया है। चौथा दिया है कि राजस्थान के राज्यपाल जो राष्ट्रपति रहे कौन थे? प्रतिभा पाटिल। तो ये तो सही है। ठीक है, तो तीसरा कथन इसमें असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ राजस्थान के राज्यपाल हैं और दूसरी तरफ है कि वह राज्य जिसके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे थे। पूर्व में क्या रहे? मुख्यमंत्री। देखिए मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? दिल्ली के। ठीक है, और दिल्ली के एक और जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री रहे थे कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। तो दिल्ली के दो थे, मदन लाल खुराना और गुरुमुख निहाल सिंह, ये मुख्यमंत्री रहे थे दिल्ली के। बसंतराव पाटिल जो हैं, बसंतराव पाटिल ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी रहे थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और डॉक्टर संपूर्णानंद ये कहाँ के रहे थे? संपूर्णानंद तो ये रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और एक और रहे थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह। ठीक है, दरबारा सिंह रहे थे पंजाब के। तो ये कुल 7 राज्यपाल हैं। कितने? 7, जो दूसरे राज्य के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक में जगह 3, फिर 4, 2 और 1, यानी इसमें जगह पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। एक तरफ राज्यपाल हैं, एक तरफ है तत्कालीन मुख्यमंत्री। पहला है सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा है सरदार दरबारा सिंह, मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तीसरा प्रभाराव, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री था वो कौन था? अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत। और निर्मल चंद्र जो जैन हैं इसके समय भी मुख्यमंत्री कौन रहे थे? अशोक गहलोत। तो तीसरा यहाँ पर क्या है? असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। पहला है कि राज्यपाल संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। बिल्कुल, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 159 में है। ठीक है, इसमें शपथ किसकी लेता है? विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण इसकी शपथ लेता है कौन? राज्यपाल। तो ये राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? शपथ का उल्लेख 159 में। दूसरा है कि राज्यपाल का पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित व्यक्ति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो ये भी सही है, यानी पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही है। तो इसमें हो जाएगा 155 के अंदर 1 व 2 दोनों सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जो संविधान सभा व अंतरिम संसद के सदस्य रहे। राजस्थान के वे राज्यपाल जो संविधान सभा व अंतरिम संसद के सदस्य रहे थे। तो देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जो संविधान सभा व अंतरिम संसद के सदस्य रहे थे, कौन आएगा यहाँ पर? सरदार हुकम सिंह। ठीक है, सरदार हुकम सिंह। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, ठीक है, इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन है। अधिगम क्या है कि अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो देने वाले हैं वह कौन है? गेट्स व अन्य। गेट्स व अन्य, 1 नंबर इसमें राइट है। दूसरा क्वेश्चन है 58 नंबर कि जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। अधिगम का यह नियम किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए थे। इसमें एक तो था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा था अभ्यास का नियम। जो प्रभाव का नियम बताया था दूसरा, उसमें संतोषजनक कार्य और असंतोषजनक कार्य बताया था। तो यहाँ पर हो रहा है कि संतोषजनक होता है, कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तो वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। तो ये जो थॉर्नडाइक का दूसरा नियम है प्रभाव का नियम के अंतर्गत आता है। इसमें आ जाएगा थॉर्नडाइक का नियम। ठीक है, 3 तो इन्होंने मुख्य नियम बताए थे और 5 बताए थे गौण नियम। इसमें पहला था बहुअन्य क्रिया, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा आंशिक क्रिया का, चौथा सादृश्य का और 5वां साहचर्य परिवर्तन का। तो ये थे 5 गौण नियम। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन असत्य हैं? पहला है कि अधिगम में अपनी गति होती है। बिल्कुल अधिगम में अपनी गति होती है। दूसरा है अधिगम को अभिप्रेरणा के द्वारा प्रभावित करती है। ठीक है, अधिगम को अभिप्रेरणा प्रभावित करती है। बिल्कुल पहला दूसरा सही है। परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है? नहीं। परिपक्वता के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वह अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन परिपक्वता के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वह अधिगम नहीं है। ठीक है, इसमें राइट है 1 व 2 दोनों। 1 व 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? जो टॉलमैन था, ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर दिया है? देखो, टॉलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। देखिए, चिन्ह अधिगम सिद्धांत ये टॉलमैन का था। ठीक है, ये इसी का अन्य नाम था। और प्रत्याशा सिद्धांत और चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है, ये टॉलमैन के अधिगम का सिद्धांत था। उनके अन्य नाम थे अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये किसने दिया था? कोहलर ने। किसने दिया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, और इसी को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 3 नंबर इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है? निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य हैं। तो पहला है कि निर्मितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ होता है तो वो ज़्यादा सीखता है और ज़्यादा आनंद लेता है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है कि निर्मितवाद कैसे चिंतन किया जाए और समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित रहता है, तो ये भी सही है। तीसरा कि निर्मितवादी अधिगम हस्तांतरणीय नहीं है, तो ये गलत है। ये जो निर्मितवादी अधिगम है ये हस्तांतरणीय है। ठीक है, और ये तो गलत हो गया। निर्मितवाद विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी के प्रश्नों और खोज पर आधारित होता है, तो ये भी सही है। इसमें गलत है ऑप्शन नंबर तीसरा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो क्या जाएगा? परिपक्वता की कमी। ठीक है, इसमें जाएगा परिपक्वता की कमी। यह नकारात्मक रूप से सीखने को प्रभावित करता है। देखिए, सूचनात्मक पुनर्बलन, विषय वस्तु की सार्थकता और शिक्षक की उपयुक्त संप्रेषण योग्यता। तो यहाँ पर 1 नंबर जो है ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, इनमें से कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो नवीन अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित,
दूसरा कि सामाजिक अंतःक्रिया की सुविधा, तीसरा निष्क्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन, ये गलत है, ठीक है। रचनावादी शिक्षण के लिए यहाँ पर आ जाएगा सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन, तो ये गलत है। और चौथा कि शिक्षार्थी के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण व व्याख्या, तो रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है, निष्क्रिय शिक्षण को प्रोत्साहन, यहाँ पर आ जाएगा निष्क्रिय के स्थान पर सक्रिय आ जाएगा, ठीक है, सक्रिय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार है, प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार है, तो क्या है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्या है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, किसने दिया था, BF स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 65 है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है, देखिए व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन और विकास का प्रक्रम, देखो सभी सीखना है, लेकिन वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है, तो विकास का प्रक्रम है, सीखना क्या है, विकास का प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा नहीं है, तो सहज उद्दीपक है, कौन है, अनुबंधन है, विलोपन है, कौन सा नहीं है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक है, ये नहीं है, ये जीन प्याजे से संबंधित है, किससे, जीन प्याजे से। और ये जो अनुबंधन हो रहा है यहाँ पर वापस देखिए, अनुबंधन की प्रक्रिया जो सहज उद्दीपक, पुनः अनुबंधन और विलोपन, ये अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने, ठीक है, तो ये पावलोव से संबंधित था, और ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया ये जीन प्याजे से संबंधित है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा ने, और इसने प्रयोग किया था एक बॉबी डॉयल पर, और प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कि रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार सम्मिलित हैं, अधिगम के कितने प्रकार सम्मिलित हैं, तो रॉबर्ट गेने के अनुसार यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है, कितने, 8, और अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट गेने ने। इसमें जो अधिगम के 8 प्रकार थे, जिसमें पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा था सरल श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा था विभेदन का अधिगम, छठा संप्रत्यय, सातवां सिद्धांत, और 8वां था यहाँ पर समस्या समाधान। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार बताए थे रॉबर्ट गेने ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना है अधिगम है, कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता है, कौन स्वीकार नहीं करता है, तो इसमें आ जाएगा संरचनावाद, ठीक है। इसमें संरचनावादी कौन थे, वंट और टीचनर, तो ये स्वीकार नहीं करते हैं। देखो व्यवहारवादी कौन थे, वाटसन, संज्ञानवादी कौन थे, जीन प्याजे, गेस्टाल्टवादी कौन थे, मैक्स वर्दीमर, और एक आता प्रकार्यवादी जो विलियम जेम्स थे। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर 4 नंबर, संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 70 है, कि निम्न में से कौन सा अधिगम के संबंध में सही नहीं है, अधिगम के संबंध में सही नहीं है, तो देखो अधिगम कुछ नया करना है, बिल्कुल अधिगम कुछ नया करना है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल, अधिगम बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, नहीं, अधिगम बिना किसी उद्देश्य के हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, अधिगम की असफलता का कारण समझने में असफल होना है, ये भी सही है, कौन सा नहीं है, 3 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का मुख्य नियम है, ठीक है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने बताए थे, 3, ठीक है, तो इसमें से आ जाएगा अभ्यास का नियम, एक था तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम था, और एक था कौन सा, अभ्यास का नियम, और 5 बताए थे गौण नियम। 72 नंबर क्वेश्चन है, कि निर्मितवाद का वह सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है, कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मौलिक और उग्र संरचनावाद, मौलिक और उग्र संरचनावाद, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 73 है, पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग किया गया, देखिए पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर, और थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर।
क्वेश्चन नंबर 74, देखिए सम्मिलित करना है। देखिए पहला जो वाटसन है, ठीक है, वाटसन इसमें आ जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव का भी है, ठीक है, पावलोव का ही है वैसे तो, लेकिन अगर पावलोव का नहीं आता है तो फिर ये वाटसन से संबंधित भी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा यहाँ पर वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ये सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित है, ठीक है। कोटलेवे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोटलेवे ने कार्य क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम था तदरूप का सिद्धांत, तदरूप सिद्धांत, ठीक है, तदरूप सिद्धांत। तो कोटलेवे का हो जाएगा। स्किनर ने दिया था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक। तो इस प्रकार से सम्मिलित आप कर लीजिएगा इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। देखो प्रेरणा करता है, अधिगम विधि करती है, विषय वस्तु की प्रकृति करती है, वर्ष का माह, यह अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, हल का यह कथन संबंधित है। देखिए सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसमें जाएगा प्रबलन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? प्रबलन का सिद्धांत, और ये दिया था क्लार्क हल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों की पहचान कीजिए। देखिए पहला कि अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन वोल्फगैंग कोहलर ने किया। किसने किया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने। कोहलर के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल कोहलर के अनुसार जो सीखना है यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा कि कोहलर के अनुसार साधन व साध्य के बीच व्यवहारात्मक संबंध होता है, तो ये संबंध यहाँ पर नहीं होता, इस कारण से ये तीसरा जो कथन है ये क्या हो गया? गलत, ठीक है। कोहलर के अनुसार जो साधन और साध्य हैं यह प्रत्यक्ष के आधार पर होता है, संबंध के आधार पर यहाँ पर संबंध स्थापित नहीं होता है इसमें, तो तीसरा गलत है। 1 व 2 इसमें सही है, राइट आंसर है 1 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78, एक पिता अपनी बेटी का शिक्षण संस्थान में दाखिला तो करवा सकता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कि एक पिता अपनी बेटी का एक शिक्षण संस्थान में दाखिला करवा सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उक्त कथन थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के किस नियम को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा तत्परता का नियम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79 है कि एक फैशन डिजाइनर एक सुंदर लड़की से अपने परिधान का विज्ञापन करवाता है। लड़कियां इस लड़के का अनुकरण कर अपने व्यवहार में वैसी ही फैशन लाती हैं या उसी फैशन के कपड़े पहनती है। यह किस प्रकार का अधिगम है? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? प्रेक्षणात्मक अधिगम। कौन सा आ जाएगा? प्रेक्षणात्मक अधिगम। इसी को सामाजिक अधिगम बोल सकते हैं, मॉडल प्रतिमान का सिद्धांत इसको मान सकते हैं। और ये किसने दिया था प्रेक्षणात्मक अधिगम? अल्बर्ट बांडुरा ने, बांडुरा, ठीक है, बांडुरा ने। आगे देखो 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक 3-4 फलों को दिखाकर बच्चों को बोलता है कि यह फल की श्रेणी में आते हैं, फिर ऐसे ही 3-4 पशुओं को दिखाकर उन्हें बताता है कि यह पशु की श्रेणी में आते हैं। इसमें किस प्रकार का अधिगम अंतर्निहित है? तो देखो यहाँ पर फलों को देख रहे हैं बच्चे और पशुओं को देख रहे हैं, तो क्या बन रहा है उनके मन में? संप्रत्य अधिगम इसका आ जाएगा, संप्रत्य अधिगम, ठीक है। मन में क्या बन रही है? संरचना, उनकी पहले से संरचना बन रही है, इसमें जाएगा संप्रत्य अधिगम। 81 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व, तो यह जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रकार। किस प्रकार है? मनोवैज्ञानिक प्रकार। देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है, व्यक्तित्व के 2 प्रकार किसने बताए थे? युंग व जुंग ने, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी, और ये कैसा प्रकार है? मनोवैज्ञानिक प्रकार है।
क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है। आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है, तो यहाँ पर आ जाएगा कहानी रचना। ठीक है, कहानी रचना। बाकी जो प्रश्नावली है, साक्षात्कार हैं और जीवन इतिहास, यह आ जाएगी अप्रेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेस्मर के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। क्रेस्मर के द्वारा जो व्यक्तित्व का प्रकार बताए थे, कितने बताए थे क्रेस्मर ने? 4। ठीक है, कितने बताए थे? 4। इसमें से एक तो था कौन सा? पिकनिक। ठीक है, एक पिकनिक था, एक एथलेटिक था, एक था एस्थेनिक और एक और बताया था डाई प्लास्टिक। ठीक है, ये 4 प्रकार बताए थे क्रेस्मर ने। और जो एंडोमॉर्फी ये बताया था शेल्डन ने। ये किसका है? शेल्डन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 है कि व्यक्तित्व का सहायक दबाव परीक्षण किसने विकसित किया था। व्यक्तित्व का सहायक दबाव परीक्षण हरमन रोल्सा ने। क्वेश्चन नंबर 85 है कि व्यक्तित्व संरचना इदम अहम प्राअहम किसने विकसित किया था। तो ये इदम अहम प्राअहम ये सिगमंड फ्राइड ने। क्वेश्चन नंबर 86 है कि किसी व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्र हैं जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के मनोदैहिक तंत्रों का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो उसका वातावरण के साथ एक विशिष्ट समायोजन निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी। तो ये परिभाषा बार बार पूछते हैं और ये किसके? ऑलपोर्ट की परिभाषा है, G.W. ऑलपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है कि व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। व्यक्तित्व के 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोस्टा एवं मैक्रे ने। कोस्टा व मैक्रे ने। और 5 प्रकार कौन से थे? एक तो था अनुभव का खुलापन, दूसरा बहिर्मुखता, तीसरा तंत्रिका ताप, चौथा सहमतिशीलता और 5वां है अंतर्विवेकशीलता। ठीक है, कोस्टा व मैक्रे। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ऑलपोर्ट के अनुसार एकलशील सिद्धांत निजी व्यक्तित्व को प्रधानता देता है, उसे कहते हैं। ठीक है, ऑलपोर्ट के अनुसार एकलशील सिद्धांत निजी व्यक्तित्व को प्रधानता देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गणनात्मक लक्षण। ठीक है, गणनात्मक लक्षण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कि एक विद्यार्थी को रात को 8 बजे एक मित्र की शादी की पार्टी में जाना है। ठीक है, एक विद्यार्थी को रात 8 बजे मित्र की शादी में जाना है। ठीक है, और उसी समय वह अपने पिता के साथ कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदना चाहता है और ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा उपागम। ठीक है, उपागम में क्या होता है? दोनों स्थान पर क्या? पॉजिटिव चार। ठीक है, कि एक तरफ तो वो शादी में जाना चाहता है और दूसरी तरफ क्या करना चाहता है? अपने पिता के साथ में महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा उपागम, दोनों तरफ पॉजिटिव। परिहार और उपागम। देखिए, परिहार एक तरफ पॉजिटिव और उपागम, देखो परिहार और उपागम एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। उपागम परिहार वही पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उपागम तो हो गया, देखिए यहाँ पर उपागम पॉजिटिव था और यहाँ पर परिहार नेगेटिव था। यहाँ पर उपागम पॉजिटिव और यहाँ पर परिहार नेगेटिव हो गया। और एक है बहु उपागम परिहार, यानी परिहार एक होता है इसमें परिहार जो दोनों ही तरफ नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। तो व्यक्तित्व का रक्षा कवच है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह समस्या समाधान करता है, यह संतुलन प्रदान करता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो समायोजन कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये गलत है। यहाँ पर समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है। तो ये भी सही है। कौन सा कथन असत्य है? तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कि एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है
और असफल रहता है, वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसमें जाएगा युक्तिकरण। वो क्या कर रहा है? युक्तिकरण कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जाएगा युक्तिकरण। प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण होता है अपनी गलती दूसरों पर थोप देना। ठीक है, ये होता है प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, प्रतिगमन है, क्षतिपूर्ति है और उदात्तीकरण है। कौन से नहीं है? साहचर्य। 2 नंबर इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, पहला है कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक व मनोवैज्ञानिक गुणों का समुच्चय है। ठीक है, व्यक्तित्व क्या है? किसी व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुणों का समुच्चय है। तो पहला सही है। दूसरा है कि व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस अर्थ में गत्यात्मक होती हैं कि वे स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है। तो ये भी सही है। यानी 2 कथन है और दोनों ही यहाँ पर सही है। तो इसमें जाएगा 1 व 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्न में से कौन सा हिप्पोक्रेटस के द्वारा प्रयुक्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो हिप्पोक्रेटस ने कितने प्रकार बताए थे? 4। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 4। ठीक है, एक था फेलेग्मेटिक, कोलेरिक, मेलनकोलिक और एक था सेगुइन। ये जो मिसोमॉर्फिक है, ये मिसोमॉर्फिक ये किसका है? शेल्डन का ही है। किसका है? शेल्डन का। और शेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण किया था और उसमें था मिसोमॉर्फिक। बाकी जो ओलपोर्ट का है, फेलेग्मेटिक है, कोलेरिक है, मेलनकोलिक है और एक है सेगुइन। तो ये 4 प्रकार बताए थे हिप्पोक्रेटस ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, एक रक्षात्मक युक्ति जहां इदम कुछ करना चाहे जिसकी प्राहम अनुमति नहीं दे, ऐसे में अहम इदम की ऊर्जा के गमन का नवीन मार्ग तलाश करे, यह कहलाती है। तो यहाँ पर जाएगा विस्थापन। क्या कहलाती है? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 97 कि व्यक्तित्व मापन के विषय आत्मबोधन परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषय आत्मबोधन परीक्षण TAT। ठीक है, TAT यानी किसने दिया था? मॉर्गन मुर्रे के द्वारा। तो यहाँ पर है इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया नहीं, किसने किया था? मॉर्गन मुर्रे ने। और कार्डों की संख्या बताई थी यहाँ पर 31। ठीक है, 31 कार्ड थे। दूसरा है कि इस परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया गया और इस परीक्षण का भारतीय संस्करण उमा चौधरी ने तैयार किया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा? 1 नंबर। देखिए, लियोपोल्ड जो बेलक है, लियोपोल्ड बेलक, इन्होंने CAT परीक्षण, CAT यानी बालक जो अंतर्बोध परीक्षण है वो दिया था। किसने? लियोपोल्ड बेलक ने। और TAT दिया था मॉर्गन मुर्रे ने। तो इसमें जाएगा 2 व 3 सही। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्न में से कौन सा समायोजन का एक प्रत्यक्ष तरीका है? समायोजन का अप्रत्यक्ष तरीका है। कौन सा है? तर्क संगतिकरण। कौन सा है? तर्क संगतिकरण। क्वेश्चन नंबर 99, एक बेरोजगार व्यक्ति ड्रीम 11 पर टीम लगाकर करोड़पति बन जाने वाली काल्पनिक दुनिया में घूम रहा होता है। उपयुक्त उदाहरण समायोजन की किस रक्षात्मक युक्ति को संदर्भित करता है? तो वो क्या देख रहा है? सपना देख रहा है। इसमें जाएगा द्विवा स्वपन। ठीक है, द्विवा स्वपन। और क्वेश्चन नंबर 100, समायोजन की किस रक्षात्मक युक्ति में एक व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावनाओं और व्यवहारों को तर्कयुक्त व स्वीकार्य बनाने का प्रयास करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा औचित्य स्थापन। क्या जाएगा? औचित्य स्थापन। तो ये 2 क्लास के अंदर अपने पहला टेस्ट देखा। ठीक है, इसकी कितनी क्लास हो गई? 2। और प्ले लिस्ट बना दी है मैंने दोनों की, तो आप
जो साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें ये दोनों क्लासें देख लीजिएगा। और फर्स्ट ग्रेड के साथी है उनके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कलाम एकेडमी के टेस्ट चल रहे हैं। बाकी पटवार का एक टेस्ट करवा दिया है और दूसरा जो टेस्ट है वो भी जल्द ही करवा दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।